Hello all, myself Sonal Prabhu and welcome back to another episode of Biz Legal Talk Show. Our topic for today is arbitration. And to discuss in detail, we have with us Advocate Lalit Jain. Welcome, sir. Thank you. Namaste. To begin with our topic, what is arbitration? Like in Indian rural areas, जब भी कभी कोई disputes होता था एक गाँवों में या दो गाँवों में या कोई भी मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स, तो एक चीज़ बहुत क्लियर था कि पंचायत बुलाया जाता था। उस पंचायत में हर एक बंदा अपने अपने हिसाब से कहता था और एक सहसम्मति से ऑर्डर पास किया जाता था और वो सब मानते भी थे। वो जो प्रक्रिया था वो इतना अच्छा चला कि वो इनफैक्ट आज भी चला जाता है। हम उसी को ही आर्बिट्रेशन कहते हैं लॉ में। इट मीन्स टू आर्बिट्रेट between the two parties or more than two parties. In a very brief, to discuss as per law between two parties. What is arbitration clause and how is it important in an agreement? See, ये बहुत important चीज़ें हमें समझना है कि आर्बिट्रेशन एक कानून है हमारे यहाँ पर भारत में। आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 जो भी अमेंड हो चुका है 2015 में। आप आर्बिट्रेशन का उपयोग तभी कर सकते हो अगर आपके एग्रीमेंट में आर्बिट्रेशन का क्लॉज है। फॉर एन एग्जांपल, आपके बीच में एक एग्रीमेंट है, राइट? मैं बायर हूँ, ए सप्लायर है, हम दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है और एग्रीमेंट में एक क्लॉज है और वो क्लॉज में लिखा हुआ है कि अगर हमारे बीच में कभी कुछ डिस्प्यूट हुआ या डिफरेंसेस हुआ या कुछ मतभेद हो गए और क्लेम हो गया तो हम अपने मतभेदों को आर्बिट्रेशन में लेकर जाएंगे। ये क्लॉज होना मैंडेटरी है अगर आपको आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स करना है तो। अगर ये नहीं है तो आप नहीं जा सकते तब तक जब तक दोनों मान नहीं लेते। तो हमेशा ये अच्छा चीज़ होता है कि आप उसको एग्रीमेंट में पहले से ही रखा करो सो दैट आपका स्मूथ प्रोसेस हो जाएगा। क्योंकि एक बार डिस्प्यूट रेज हो जाता है तो उसके बाद उसको एक्सेप्ट करना इज़ ऑलमोस्ट नील, कोई करता नहीं। So there are important points to keep in mind while drafting an arbitration clause. सी, एक तो आर्बिट्रेशन क्लॉज आपके एग्रीमेंट का हिस्सा होना ही चाहिए। पॉइंट्स क्या है कि आप कौन से कानून को मानते हो, कौन से रूल्स को मानते हो। ओके, यहाँ पे मैं थोड़ा आपको एक ब्रीफ बता देता हूँ कि इसका मतलब क्या है। हमारे कानून में एक ऐसा प्रोविज़न दिया हुआ है कि आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट तो लागू होगा बट रूल्स आप अपने हिसाब से चूज़ करो। जैसे कि अगर आपको नाना पालकी वाला आर्बिट्रेशन रूल्स करना है आप कर सकते हो, बॉम्बे चेंबर ऑफ कॉमर्स का आप कर सकते हो, IMA का आप कर सकते हो। लेकिन इसलिए जब आप क्लॉज बनाते हो आर्बिट्रेशन का तो आप एकदम क्लियर लिखो कि आपको किसके रूल्स चाहिए। अगर आपने नहीं लिखा है तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको आर्बिट्रेशन रूल्स ही लागू होगा जो अपने कानून में लिखा हुआ है। बाद में आप कौन सा सीट और वेन्यू चूज़ करना चाहते हो, अगर आप नहीं लिखोगे तो डिस्प्यूट रेज होता है। अगर दो पार्टी मान लीजिए एक बिहार का है और एक बॉम्बे का है तो डिस्प्यूट रेज हो जाएगा। तो सीट और वेन्यू आप डिसाइड करके रखो। सोल आर्बिट्रेटर रखना है क्या, मोर देन 2, 3। हमेशा याद रखिए 1, 3, 5, 7, 9 यही वर्जन में आएगा। 2, 4, 6 में कभी नहीं आता है बिकॉज एक अंपायर लगता है। अगर आप इस चीज़ को पहले से ही डिसाइड कर लोगे तो आपका कॉस्ट बचेगा। अब आपको एडहॉक लेना है कि इंस्टीट्यूशनल, वो आपका स्ट्रेटेजी के ऊपर होता है एक्चुअली में। So how should one appoint an arbitrator? वेल, इट डिपेंड्स व्हाट क्लॉज यू अग्री टू योर एग्रीमेंट। मान लीजिए अगर आपने कुछ अग्री नहीं किया है तो आप आर्बिट्रेशन नहीं कर सकते। मान लीजिए आपने ये अग्री किया है कि हम अपने डिस्प्यूट्स को आर्बिट्रेशन में लेकर जाएंगे बट कौन से रूल्स में वो नहीं लिखा है तो आपको आर्बिट्रेशन रूल्स फॉलो करना पड़ता है। और अगर आपने ये लिखा है कि अगर कुछ इश्यूज़ हुआ, डिस्प्यूट हुआ तो वो नाना पालकी वाला या वॉटेवर रूल्स को जाएगा तो उनके हिसाब से जाएगा। अब आपको करना क्या है कि मान लीजिए आपने एक्ट के हिसाब से लिया है तो सबसे पहले आप उसको सेक्शन 21 में नोटिस भेजोगे कि मुझे आर्बिट्रेशन इन्वोक करना है। और अगर सोल आर्बिट्रेटर है तो मैं नाम दूंगा, वो नाम देगा। एग्रीमेंट में क्या लिखा है उसके ऊपर है। मान लीजिए अगर मुझे पावर है आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने का तो मैं नाम दे दूंगा, उसको पावर है तो आप उसको बोलोगे कि तू अपना पावर यूज़ कर। मान लीजिए अगर हम 3 आर्बिट्रेटर है तो मैं अपना आर्बिट्रेटर अपॉइंट करूँगा, वो अपना आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेगा, फिर वो दोनों तीसरे को अपॉइंट करेंगे। प्रोसीजर ऐसे चलता है। तो एवरीथिंग गोज बाय द रिटन कम्युनिकेशन। और एक बार आर्बिट्रेटर अपॉइंट हो गया एडहॉक में तो वो अपना शेड्यूल देता है। मान लीजिए अगर वो रूल्स है, मान लीजिए नाना पालकी है, पालकी वाला है तो बॉम्बे चेंबर ऑफ कॉमर्स, तो उनके रूल्स लिखे हुए हैं। आपको उनको लेटर लिखना है कि भाई एज पर दिस एग्रीमेंट हमने ये क्लॉज डाला था जहाँ पे आपका इंस्टीट्यूशन विल एक्ट एज एन आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल। वो क्या करते हैं, वो आपसे एग्रीमेंट लेते हैं, वो एग्रीमेंट पढ़ते हैं, फिर वो अग्री करते हैं और फिर वो लेटर इशू करते हैं।
तो जैसे वो लेटर इशू करते हैं तो वो बाजू वाली पार्टी को भी इशू करता है कि हमने ये आर्बिट्रेटर को रखा है, आप इस तारीख को आ जाइए। Okay. ऐसा है। So you said in your previous answer ad hoc arbitration. What it is exactly? सी क्या होता है, हमारे इंडिया में एक एडॉक आर्बिट्रेशन होता है, इंस्टीट्यूशनल। एडॉक मीन्स आपने इंस्टीट्यूशनल्स को अप्लाई नहीं किया। जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एनी डिस्प्यूट्स रिफर्ड टू एन आर्बिट्रेशन अंडर द आर्बिट्रेशन एक्ट, ओके, एंड देन यू से द सीट एंड द वेन्यू इज इन बॉम्बे, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग शैल बी हेल्ड एज पर द लॉज ऑफ इंडिया। इसका मतलब आपने क्या किया है, आपने आर्बिट्रेशन एक्ट और उसके रूल्स को फॉलो करने का प्रोसेस लिया है। वो एडॉक है। एडॉक बोले तो वी अपॉइंट एन आर्बिट्रेटर, और इंस्टीट्यूशनल बोले तो हमें अपॉइंट नहीं करना है, हम इंस्टीट्यूशन को कहते हैं कि आप अपॉइंट करके दे दो। So how can one initiate arbitration proceedings? तो मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू लेता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मुझे पैसा लेना है आपसे, आप पैसा नहीं दे रहे हो, मैंने आपको नोटिस भेजा, आपने रिप्लाई नहीं किया, बराबर है। हमारे बीच में एक क्लॉज अग्रीमेंट साइन हुआ था, उसमें एक क्लॉज था कि अगर कोई भी क्लेम मुझे लेना हो तो मैं आर्बिट्रेशन इन्वोक करूँगा। मान लीजिए मैंने उसमें ये लिखा था कि सोल आर्बिट्रेटर मैं अपॉइंट करूँगा, राइट। तो मैं क्या करूँगा, मैं आपको एक नोटिस भेजूँगा सेक्शन 21 में, ये बोल के कि मैंने आपको नोटिस भेजा था, आपने मुझे पैसा नहीं दिया है, तो ये क्लॉज के हिसाब से मैं आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर रहा हूँ। आर्बिट्रेटर का नाम है मिस्टर ABC। आप 30 दिन के अंदर हमें रिप्लाई दीजिए। अगर आपने रिप्लाई नहीं दिया, राइट, तो मैं क्या करूँगा, मैं आर्बिट्रेटर को लेटर लिखूँगा। हम उसको बोलते हैं इशुएंस ऑफ नोटिस टू द आर्बिट्रेटर। हम आर्बिट्रेटर को रिक्वेस्ट करते हैं कि एज पर दिस क्लॉज मैंने आपको आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया है और ये मैंने ऑपोजिट पार्टी को बता भी दिया है, बराबर है। आर्बिट्रेटर क्या करता है, उस टाइम पे वो अग्रीमेंट का कॉपी लेता है, गोज थ्रू, देन ही इन्फॉर्म्स द ऑपोजिट पार्टी। डिबेट होगा, इंटरप्रिटेशन होगा, दैट विल बी टेकन केयर एज पर द लॉ। नहीं तो आर्बिट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, एंड दिस इज प्योरली एज एड हॉक। इंस्टीट्यूशनल है, इट्स अ डिफरेंट प्रोसेस। So what is institutional arbitration? उनके रूल के हिसाब से हमने उनको लेटर दे दिया, उनके रूल के हिसाब से वो जाएंगे, उसमें लिखा है आर्बिट्रेटर कैसे अपॉइंट करना है, वो करेंगे। हाँ, इसमें हमारा कोई रोल प्ले नहीं होता है। दे गो बाय देयर ओन रूल्स एंड इट इज़ बाइंडिंग ऑन बोथ द पार्टीज। What are the duties of the party in arbitration? सी ऐसा है, आर्बिट्रेशन में ड्यूटीज़ A एंड B, लाइक मैं और आप, राइट। मेरा ड्यूटीज़ क्या है कि जैसे ही आर्बिट्रेशन स्टार्ट होता है, मेरा काम है मीटिंग में आना, आर्बिट्रेटर का पेमेंट करना। हम एक टाइम फ्रेम लगा देते कि मैं कभी अपना स्टेटमेंट ऑफ क्लेम फाइल करूँगा, आप कभी अपना रिटर्न सबमिशन फाइल करोगे, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रखना है क्या क्रॉस एविडेंस रखना है, राइट। हम एक टाइम फ्रेम दिया जाता है, ये हमारा ड्यूटी होता है, हमारा ऑब्लिगेशन होता है कि हम उस टाइम के हिसाब से चलें। बिकॉज इंडिया में आर्बिट्रेशन को कंप्लीट करना ही पड़ेगा विद इन 12 मंथ्स। ज़्यादा से ज़्यादा आप 6 महीने का एक्सटेंशन मांग सकते हो विद द अप्रूवल ऑफ ऑल द पार्टीज़। 18 महीने के बाद आपको परमिशन डायरेक्टली, जैसे कि बॉम्बे जुरिडिक्शन आता है तो आपको हाई कोर्ट से लेना पड़ता है, रीजंस के साथ कि 18 महीने में क्यों नहीं हुआ आपका आर्बिट्रेशन, वैसा है। So sometimes people are unhappy with their arbitrational award. So in that case, can we appeal? सी डेफिनेटली अपील का राइट हर जगह है। आप CPC में जाओगे तो अपील इज़ योर राइट, आर्बिट्रेशन में भी अपील का राइट है। अनहैप्पी होना इज़ अ डिफरेंट पार्ट। फैक्चुअली अनहैप्पी या लीगली अनहैप्पी, आई डोंट नो, फॉर वट एवर रीज़न। अगर मान लीजिए मैंने केस किया और मैं हार गया हूँ, मैं अपील करूँगा, हो सकता है। मान लीजिए आप हार गए, राइट, और यू वर सपोज टू मेक द पेमेंट टू मी, तो जब आप अपील करने जाओगे तो लॉ ने एक नया प्रोविज़न दिया है कि अगर आप जाओगे तो आपको वहाँ पर पैसा डिपॉजिट करना पड़ेगा, तो ही वो अपील आएगा। एंड देयर इज़ नथिंग व्हाट यू कॉल ऑटोमेटिक अपील। ऑटोमेटिक स्टे नहीं आता है। मान लीजिए आपने फाइल किया है केस, लेकिन आपको कोई स्टे नहीं मिला है, ना तो आपने पैसा जमा किया है, तो मुझे 3 महीने के बाद आई कैन फाइल एन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, बिकॉज मैं जीत चुका और मुझे वो अवार्ड इज इक्विवेलेंट टू डिक्री, तो मैं अपना पैसा जमाने के लिए मैं सिविल कोर्ट में चले जाऊँ। So can I claim interest on that amount? अगर मैं जीतता हूँ तो मेरा पूरा हक बनता है इंटरेस्ट क्लेम करना। कितना क्लेम करना है, कैसे क्लेम करना है, ये आपकी डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर है, या आपके अग्रीमेंट के ऊपर है, आपके नेगोशिएशंस के ऊपर है, किस तरह से। मान लीजिए कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो नॉर्मली आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स में 9 to 12% का रेशियो बैठ जाता है इंटरेस्ट में। So there are times where my contract is void. So will my arbitration agreement be? नो, सी अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट ही गलत है, राइट, एंड इफ आर्बिट्रेशन इज अ पार्ट ऑफ इट, Yes. आर्बिट्रेशन आपके एग्रीमेंट का एक हिस्सा है। आपका अगर अग्रीमेंट ही गलत है तो आर्बिट्रेशन का सवाल ही नहीं है। So does limitation clause? ऑफ कोर्स इन इंडिया Apply? में रिकवरी, इफ़ अगर आपका क्लेम रिकवरी का है, 3 साल लिमिटेशन है।
एंड इट इज़ एप्लीकेबल टू एवरी लॉस, एवरी लॉस। ऐसा कोई कानून नहीं है, ऐसा कोई एक्ट नहीं है जहाँ पे लिमिटेशंस लागू नहीं होता है। What is the difference between statutory arbitration and contractual arbitration? वेल, स्टैट्यूटरी आर्बिट्रेशन पॉपुलरली हम उसको बोलते हैं MSME, ठीक है। सो एक तरह से अभी 4 आर्बिट्रेशन के पार्ट हो गए, एडहॉक, कॉन्ट्रैक्चुअल, स्टैट्यूटरी जो हम MSME बोलते हैं, बराबर है। और एक आर्बिट्रेशन जो रह गया है वो सेक्शन 9, हम उसको कोर्ट में कहते हैं बाय द वे। अब एडहॉक क्या है वो मैंने बता चुका हूँ कि एडहॉक बोले तो जहाँ पे आपका कोई भी क्लॉज आपने कोई भी रूल्स को फॉलो नहीं किया है और आपने एक्ट को फॉलो किया है, तो एडहॉक में जहाँ पे हमें राइट मिलता है कि हम आर्बिट्रेटर अपॉइंट करें। कॉन्ट्रैक्ट अपना व्हाट यू कॉल इंस्टीट्यूशनल बोले तो हमने किसी इंस्टीट्यूशन को बोला है कि आप उस आर्बिट्रेशन को फॉलो करो। एडहॉक और इंस्टीट्यूशनल को हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल आर्बिट्रेशन, ओके। और एक होता है स्टैट्यूटरी आर्बिट्रेशन जो एक तरह से स्टैट्यूटरी रेमेडी है जो हमें MSME के अंडर मिलता है। मान लीजिए मैं एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हूँ, सो मैं MSME में आता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट, बराबर है। तो जैसे ही मैं MSME में बाय डिफ़ॉल्ट आता हूँ और मैंने सर्टिफिकेट ले लिया है, तो मैं MSME का स्टैट्यूटरी आर्बिट्रेशन यूज़ कर सकता हूँ भले ही मेरे पास कॉन्ट्रैक्चुअल है। सो इन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि स्टैट्यूटरी आर्बिट्रेशन विल प्रीवेल ओवर द कॉन्ट्रैक्चुअल आर्बिट्रेशन। मेरे पास अगर मान लीजिए कोई रेमेडी है, मतलब मैंने उनको आर्बिट्रेशन का नोटिस भेज दिया, राइट, और मैं फिर MSME में चला गया स्टैट्यूटरी आर्बिट्रेशन में, ऑपोजिट पार्टी कोर्ट में जाके ये क्लेम नहीं कर सकता है कि नहीं इनके पास कॉन्ट्रैक्चुअल आर्बिट्रेशन था तो इनको पहले कॉन्ट्रैक्चुअल करने दो। नहीं, स्टैट्यूटरी रेमेडी हमेशा ऊपर रहता है, कॉन्ट्रैक्चुअल नीचे आता है। डिफरेंस ऐसा है कि कॉन्ट्रैक्चुअल आर्बिट्रेशन में 2 पार्ट है और स्टैट्यूटरी में MSME, राइट। अब मैं दोनों पार्ट को एक अज्यूम कर रहा हूँ, आर्बिट्रेटर हम अपॉइंट करते हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट का ऑलरेडी एक आर्बिट्रेटर होता है, ठीक है। यहाँ पे हमें पैसा देना पड़ता है, आर्बिट्रेशन कॉस्ट एंड एवरीथिंग। स्टैट्यूटरी में कुछ नहीं है, यहाँ पे हमारा एक्सपेंसेस होता है, स्टैट्यूटरी आर्बिट्रेशन में एक्सपेंसेस नहीं है। ये आर्बिट्रेशन एक्ट के हिसाब से चलता है। MSME का अलग से एक कानून है, MSME इटसेल्फ इज़ अ कोड, वो अलग बात है कि उसमें भी आर्बिट्रेशन के कुछ प्रोविजंस लागू होते हैं, ठीक है। ये आर्बिट्रेशन ख़त्म होना चाहिए 18 महीने में बाई डिफ़ॉल्ट, 12 + 6। स्टैट्यूटरी आर्बिट्रेशन हैज़ टू बी कम्प्लीटेड विद इन 6 मंथ्स, और आज के हिसाब से आप जाओगे तो एवरेज नाना करके भी वो 8 से 10 महीने में ख़त्म हो रहा है, ठीक है। अगर आपने आर्बिट्रेशन का अवार्ड ले लिया, उसमें अपील है। MSME का आर्बिट्रेशन जो स्टैट्यूटरी है उसमें भी अपील है। आपने मान लीजिए कॉन्ट्रैक्चुअल आर्बिट्रेशन में अवार्ड ले लिया तो वो डिक्री जैसा एग्जीक्यूट होता है, वैसे ही MSME हो या तो स्टैट्यूटरी आर्बिट्रेशन का भी डिक्री जैसा ही एग्जीक्यूट होता है। आप सेक्शन 34 में आर्बिट्रेशन अवार्ड को अपील कर सकते हो और आपको स्टे का पैसा भरना पड़ता है। MSME का आप अपील करोगे तो 75% आपको डिपॉजिट लगता है, ठीक है। आर्बिट्रेशन अवार्ड में आप जाते हो तो अपील में क्या है नहीं है वो सब सुनवाई होता है, वो डेफिनेटली, जैसे कि बॉम्बे है तो वो हाई कोर्ट में होता है, जिधर भी है। MSME या स्टैट्यूटरी आर्बिट्रेशन का होता है तो वो भी हाई कोर्ट ही जाता है। मुद्दा क्या है कि अगर आप कॉस्ट वाइज देखोगे, MSME बेनिफिशियल होता है कॉस्ट वाइज, बिकॉज ये स्टैट्यूटरी आर्बिट्रेशन है। और कॉन्ट्रैक्चुअल आर्बिट्रेशन में डेफिनेटली आपको पैसा भले ही मिलता हो, बट पहले तो आपको पैसा देना पड़ता है, डिफरेंस यही है। बट डेफिनेटली दोनों के हिसाब से अगर मैं एज एन इंडिविजुअल दोनों में फॉलो करता हूँ तो मैं स्टैट्यूटरी में जाऊँगा रेदर देन गोइंग फॉर अ कॉन्ट्रैक्चुअल। So if people are bound by contractual arbitration and at the same time falls under statutory, so statutory will prevail? Yes, ये चीज़ हम क्लियर रखते हैं। स्टैट्यूटरी रेमेडी यहाँ पर आता है, कॉन्ट्रैक्चुअल इधर, सिंपल है। अगर मेरे पास दोनों ऑप्शन है तो आपके पास पूरा राइट है कि आप स्टैट्यूटरी को पहले लो, कॉन्ट्रैक्चुअल को बाद में लो। ऐसा नहीं कि कॉन्ट्रैक्चुअल हो गया तो आपको वो फॉलो करना पड़ेगा, नहीं। आप MSME हो, आपको राइट है, आर्बिट्रेशन में आप जा सकते हो स्टैट्यूटरी। Do I need a lawyer for this? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लॉयर को रखना नहीं रखना एक्चुअली दैट्स योर प्रायोरिटी, भी आपकी इच्छा है। बट आप मुझसे पूछोगे इज़ बेटर कि आप लॉयर रखो, बिकॉज अगर ऑपोजिट पार्टी लॉयर रख रहा है और आप विदाउट लॉयर जाते हो तो एक अजम्पशन माना जाता है कि आपको कानून पता है। अगर आपको लगता है कि आप कानून अच्छे से जानते हो, आप एविडेंस लीड कर सकते हो, आपको सब ज्ञान है, तो आप कीजिए। बट येस, होता क्या है कि बहुत सारे केसेस में मैंने देखा है कि वो आधे तक तो लॉयर नहीं रखते हैं, बाद में जब उनको लगता है कि वो लास्ट ऑप्शन पे आके उनका मैटर ऊपर नहीं छोड़ रहा तो वो लॉयर अपॉइंट करते हैं, बट वो टाइम पे इट इज़ टू लेट। सो डेफिनेटली माई पर्सनल व्यू कि हाँ आप रखिए, बट देन इट्स अ पर्सनल चॉइस, आप नहीं रखोगे दैट्स योर विश।
So do I give up any right when I'm agreeing to arbitration In regard to, with regards to if I can go to the court, so I'll get more okay, see ऐसे होता है, see the moment you know the moment I agree to arbitration, the moment मैं अगर arbitration को accept करता हूँ, I am bound by it, मुझ पे वो हक बनता है, मैं उस arbitration को छोड़ के और कोई कोर्ट नहीं जा सकता except NCLT. okay. ठीक है, बिकॉज NCLT एक अलग कानून है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड. बट अभी अभी धीरे ऐसे भी जजमेंट्स आ चुके हैं जहाँ पे इंसॉल्वेंसी बोर्ड बोलता है कि अगर आपके पास आर्बिट्रेशन है तो आप आर्बिट्रेशन में क्यों नहीं जा रहे हो, आपको डायरेक्टली इधर क्यों आना है. ऐसा तो एक बार आप कमिट कर लेते हो आर्बिट्रेशन को, ऑफ कोर्स यू आर बाउंड बाय इट, फिर आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते. What are the different stages of arbitration? स्टेजेस पता करने के लिए पहले हम ये समझते हैं कि आर्बिट्रेशन है क्या. सी आर्बिट्रेशन क्या है, एक तरह से डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म जो होता है ये वो है, हम उसको सिंपल भाषा में जो पॉपुलर है हम बोलते हैं ADR, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन. ये क्यों आया, वाई हुआ है कि बहुत सारे मैटर्स आज भी पेंडिंग है कोर्ट्स में. डेफिनेटली कोर्ट्स का अपना एक लिमिट होता है, वो भी समय पे काम करते हैं, दे आर डूइंग वेरी वेल, बट कहीं ना तो कहीं डिलेज हो रहे मैटर्स. तब जाके ये एक सिस्टम बनाया ADR जहाँ पे एक ऑल्टरनेटिव आपको मिले कि आप अपने ही आर्बिट्रेटर को चुनो, आप मैटर्स लड़ो, मैटर लड़ने के बाद आप आ जाओ कोर्ट में अगर वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है तो, राइट. सो स्टेजेस वही है. अपॉइंट इशू अ नोटिस अंडर सेक्शन 21, सेक्शन 21 का नोटिस इशू कीजिए अगर अग्रीमेंट है तो, नहीं है तो आर्बिट्रेशन नहीं. अग्रीमेंट होगा उसमें क्लॉज होगा आर्बिट्रेशन का, सेक्शन 21 का नोटिस होगा, फिर आप अपॉइंटमेंट करोगे आर्बिट्रेटर का. आर्बिट्रेटर का फर्स्ट मीटिंग होगा, डेट डिसाइड्स होगा कि कौन से डेट्स में क्या क्या लिखना है, बराबर है. फिर आप अपना स्टेटमेंट ऑफ क्लेम फाइल करोगे, ऑपोजिट पार्टी स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस फाइल करेगा, बराबर है. फिर इंस्पेक्शन होगा, फिर फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़ होगा, फिर एविडेंस लिया जाएगा, क्रॉस करना है तो क्रॉस होगा, और फिर फाइनल आर्ग्यूमेंट होगा. ये वही स्टेप है जो आपको कोर्ट्स में मिलेगा. डिफरेंस ये होता है कि कोर्ट्स एकदम स्ट्रिक्ट प्रोसीजर में जाता है, आर्बिट्रेशन में प्रोसीजर को रिलैक्स भी किया जा सकता है, और एविडेंस एक्ट हो या कोई भी एक्ट हो, ज़्यादा फोर्स नहीं करना चाहिए आर्बिट्रेशन में. वो बहुत सिंपल तरीके से चलता है, वो फ्लेक्सिबल है. तो आप मुझे एक सिंपल भाषा में कहें तो आर्बिट्रेशन इज़ मोर फ्लेक्सिबल देन द कोर्ट्स. So do we need to pay that arbitrator? ऑफ कोर्स नथिंग इज़ फ्री इन दिस वर्ल्ड, राइट. आज जैसे कि बॉम्बे में रिस्पेक्टेड हाई कोर्ट ने बॉम्बे रूल्स बनाया हुआ है कि आर्बिट्रेटर को कितना मिलना चाहिए पेमेंट, उसी तरह इंस्टीट्यूशंस पे पेमेंट किया है. मान लीजिए आप खुद भी डिसाइड करते हो कि आपको कितना पेमेंट देना है, सो डेफिनेटली पेमेंट तो देना है, वो कितना देना है वो आप डिसाइड कर लीजिए. So there are times where people ignore arbitration clause. So can they go to the court directly? एज आई टोल्ड यू, आर्बिट्रेशन क्लॉज मैंडेटरी है. अगर आप नहीं करोगे यू कैन गो टू द कोर्ट, यू कैन रिक्वेस्ट द कोर्ट कि ये मैटर को आप आर्बिट्रेशन भेजो. लेकिन अगर दोनों पार्टी अग्री नहीं होता है या कोई भी पार्टीज, ऑल द पार्टीज इफ दे डोंट अग्री, आर्बिट्रेशन में नहीं जाएगा मैटर, इट हैज़ टू गो थ्रू कोर्ट्स. So can we keep these proceedings confidential? आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग इटसेल्फ इज़ कॉन्फिडेंशियल. तो ये हम जब कहते हैं कि कैन बी, इट्स नॉट अबाउट कैन बी, इट हैज़ टू बी. दैट इज़ द मोस्ट बेनिफिट पार्ट ऑफ आर्बिट्रेशन. Okay. कोर्ट पब्लिक होता है, आर्बिट्रेशन इज़ कॉन्फिडेंशियल. आपका प्रोसीडिंग्स, आपके पार्टीज़, आपके मिनट्स, आपके अवार्ड्स, एवरीथिंग इज़ कॉन्फिडेंशियल. कब तक, जब तक इसका अपील हाई कोर्ट में नहीं जाता है. एक बार अपील हाई कोर्ट में चला गया तो क्वाइट पॉसिबल है ये ओपन हो जाता है, फिर भी वो कॉन्फिडेंशियल ही रहता है. How can you enforce an arbitration award? सेम लाइक आपको जिस तरह से कोर्ट में डिक्री मिलता है उसी तरह से आर्बिट्रेशन अवार्ड को उतना ही स्टेटस मिला हुआ है जितना कोर्ट से आपको डिक्री मिलता है, आपको ऑर्डर मिलता है. जैसे कि आपको अवार्ड आ गया, 3 महीने आप रुक गए अपील पीरियड के लिए, नहीं आया तो आप एग्जीक्यूशन के लिए फाइल कर सकते हो. सो सेम प्रोसेस. So can an arbitrator pass an ex parte order if the ऑफ कोर्स जैसे मैंने कहा है कि आर्बिट्रेशन को CPC का रूल्स लागू होता है, सिविल प्रोसीजर कोड. बट इसका मतलब ये नहीं है कि ही स्ट्रिक्टली बाउंड बाय इट, नहीं. सिस्टम ऐसा है कि जैसे ही आप उसको पहला नोटिस भेजते हो वो नहीं आता है तो पहला डेट एडजमेंट होता है, दूसरे डेट में वो नहीं आता है तो एक और मौका मिलता है, तीसरा नहीं आता है जज आर्बिट्रेटर डिसाइड कर लेगा एक्स पार्टी करना है नहीं करना है. लेकिन आप नहीं जाओगे तो एक्स पार्टी होने वाला है, और आर्बिट्रेटर को पूरा राइट है कि वो एक्स पार्टी करे और आगे बढ़े मैटर. क्यों? बिकॉज ये सिविल मैटर है. क्रिमिनल में एक्स पार्टी का लॉजिक नहीं होता है, सब्जेक्ट टू सर्टन पार्ट्स, लेकिन सिविल में एक्स पार्टी का सब लॉजिक है. आप नहीं आओगे एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स होता है. So
can I appear in the arbitration proceedings with my lawyer? ऑफ कोर्स आप कोर्ट में भी अपियर कर सकते हो, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स में भी कर सकते हो। आप क्लेमेंट हो या आप डिफेंडेंट हो या रिस्पोंडेंट हो, आपको पूरा हक है अपने लॉयर के साथ जाके वहाँ पे बैठ के पूरा आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स देखने का, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ योर मैटर, वो आपका मैटर है। Does the court play any role in this? नो, टिल अवार्ड कोर्ट कोई रोल प्ले नहीं करता है, बट एक बाइफर्केशन दे देता हूँ। सेक्शन 9 करके आर्बिट्रेशन एक्ट में एक प्रोविज़न है जहाँ पे मान लीजिए आपको इंटरिम रिलीफ चाहिए, आप आर्बिट्रेटर अपॉइंट करोगे, उसमें समय जाएगा और आपको लग रहा है कि नहीं वो समय तक मैं नहीं रुक सकता, तो डेफिनेटली जब आप कोर्ट जाते हो तो कोर्ट आपको एड इंटरिम रिलीफ दे देता है या तो इंटरिम रिलीफ दे देता है, और जैसे वो रिलीफ देता है सेक्शन 9 में फिर वो आर्बिट्रेटर के सामने पेश हो जाता है, राइट। मान लीजिए आपने सेक्शन 9 नहीं लिया तो वैसे तो आप आर्बिट्रेशन में ले ही सकते हो सेक्शन 17 में। In criminal matters, can I go for arbitration proceedings? नो, आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि आर्बिट्रेशन मैटर्स जो होते हैं वो सिविल मैटर्स के लिए हो गए तो ठीक है, क्रिमिनल में आर्बिट्रेशन लागू नहीं होता है, प्रॉपर्टी मैटर्स नहीं लागू होता है, फैमिली मैटर्स नो आर्बिट्रेशन। सो आर्बिट्रेशन में कुछ है जो आप आर्बिट्रेशन में उसको इन्वोक नहीं कर सकते हो। आर्बिट्रेशन इज़ प्योरली फॉर सिविल मैटर्स, प्योरली। So there are times where arbitrational tribunal can they refer to conciliation and mediation to the parties? वेल सी कैन, व्हेन यू से कि कैन, जब आप ऐसे बोलते हो कि क्या वो कर सकते हैं, उनको पूरा हक है। सी एट द एंड ऑफ द डे अगर आप प्रोसीजर देखोगे आर्बिट्रेशन का, कंसिलेशन का, उनका एक ही पॉइंट है कि अगर आपके बीच में कुछ मतभेद है तो आते हैं, हम बैठ के डिस्कस करते हैं। इसके लिए आप देखोगे कि जो सबसे ज़्यादा जो सक्सेसफुल आर्बिट्रेटर होता है वो क्या करता है, सबसे पहले दोनों पार्टीज़ को बोलता है कि आप दोनों क्लोज क्यों नहीं करते हो मैटर, ट्राई टू मीडिएट। अगर वो मीडिएट करते हैं, राइट, इज़ गुड फॉर देम। मान लीजिए वो बोलते हैं हमको मीडिएट नहीं करना है, तो एज अ आर्बिट्रेटर वो भी क्या करते हैं, वो ट्राई करते हैं कि आप दोनों सॉर्ट आउट करो अपना मैटर, चाहिए तो देन वी विल सी हाउ टू क्लोज द मैटर। अगर ये होता ही नहीं तो डेफिनेटली आर्बिट्रेशन इज देयर, बट कर सकते हैं, उनको पूरा राइट है। पार्टीज़ को मानना नहीं मानना है पार्टीज़ के ऊपर है। So at times people are not happy with the arbitration proceedings. So can I approach the court between that? इफ़ यू आर नॉट हैप्पी और आप अप्रोच कर रहे हो तो नहीं चलेगा। अगर आप हैप्पी इसलिए नहीं हो कि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी है जो गलत हो रहा है, जो लॉ के हिसाब से नहीं चल रहा है, हाँ डेफिनेटली यू कैन अप्रोच कोर्ट एंड यू कैन टेक एन ऑर्डर। जस्ट बिकॉज आप खुश नहीं हो या आपको लग रहा है नहीं ये मैटर मेरे फेवर में नहीं आएगा, या आपको लग रहा है कि नहीं ऐसे करना चाहिए था या वैसे होना चाहिए था, तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते। अगर आपको लग रहा है कि एक आर्बिट्रेटर या ट्रिब्यूनल रूल्स फॉलो नहीं कर रहा है, सही तरीके से अपने पेपर्स नहीं चेक कर रहा है, या तो आपको लग रहा है कि बहुत सारा लॉ का मिसयूज़ हो रहा है, तब आप कोर्ट जा सकते हो, कोर्ट से डायरेक्शन ले सकते हो। Coming to the last question, how much does arbitration cost? सी इसका तो लेट मी टेल यू, आर्बिट्रेशन कॉस्ट में ऐसा है, हमें कॉस्ट ऐसे देखना चाहिए। मान लीजिए मेरा एक मैटर है 50 लाख रुपए का, मुझे क्लेम करना है, राइट। मैं कोर्ट जाता हूँ, मैं कोर्ट में कोर्ट फीस भरता हूँ 50 लाख का, मुझे नहीं मालूम कि कितना समय चलेगा, प्रोसीजर भी तो बड़ा है। मान लीजिए 2 साल चला मैटर, आपको ये सोचना चाहिए कि अगर जो मेरा मैटर 2 साल चल रहा है, कि क्या अगर मेरा मैटर 1 साल चले तो टाइम इज़ मनी, राइट। आर्बिट्रेशन में क्या है, आपका कोर्ट फीस नहीं लगता है, बट येस आर्बिट्रेशन का कॉस्ट लगता है। जैसे कि आपको आर्बिट्रेटर को पे करना होता है, आप अपने लॉयर को पे करते हो, बट आपको ये पता होना चाहिए कि एट द एंड ऑफ द अवार्ड आपको पूरा का पूरा आर्बिट्रेशन कॉस्ट वापस मिलता है। जो पार्टी जीतता है उनको पूरा कॉस्ट मिलता है। आप ये मान के चलिए कि आपका केस स्ट्रॉन्ग है, आपने उसको अच्छे से लड़ा है, आपका नाना करके भी 50 लाख में अज्यूमिंग 8-9 लाख का खर्चा हुआ है, आपको ये पता होना चाहिए आपको पूरा का पूरा कॉस्ट वापस मिलेगा, पूरा का पूरा इंटरेस्ट के साथ। सो मुझे पूछो तो डेफिनेटली भले वो थोड़ा कॉस्ट आपको लग रहा होगा आज, बट जितना उसका मैकेनिज़्म है और जिस तरीके से वो चलता है, आर्बिट्रेशन एनी टाइम इज बहुत अच्छा है वो एक्चुअली। Thank you so much, sir, for being so informative and being with us today. Thank you.